हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से क्रैक एग्जाम बाई आर के में आप सभी का स्वागत है। आज भूगोल की क्लास में हम यूरोप महाद्वीप को विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हमने अफ्रीका महाद्वीप की विस्तृत चर्चा कर ली है। तो आइए हम यूरोप महाद्वीप के बारे में चर्चा करते हैं। और आई होप आप लोग स्टूडेंट एटलस लेकर बैठे होंगे। स्टूडेंट एटलस आपका और यूरोप महाद्वीप 66 और 67 पेज पर आपको यूरोप महाद्वीप के नक्शे मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूरोप महाद्वीप की। हम जानते हैं कि जो यूरोप महाद्वीप है यह विश्व का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमने पढ़ा था कि एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप, ये हमने देखा था। अब हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के नक्शे की। तो इसका जो नक्शा है कुछ इस तरह ड्रॉ हम करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है इसका नक्शा। यहाँ पर दो देश हो जाते हैं, एक है पुर्तगाल, एक है स्पेन, और ये पूरा ब्रिटेन का भाग है, और ये आयरलैंड है। और यहीं पर हम स्थित देखेंगे तो बड़े पैमाने पर हमको दृष्टिगत होगा। नॉर्वे हो जाता है, स्वीडन हो जाता है, फिनलैंड हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं हम यहीं पर स्थित है बोथनिया की खाड़ी, बाल्टिक सागर। उत्तर सागर है, और यह स्थित है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि, और यहीं पर स्थित है बिस्के की खाड़ी, और ये स्थित है जिब्राल्टर जल संधि। और नीचे की तरफ स्थित है भूमध्य सागर। और यहाँ पर स्थित है एड्रियाटिक सागर। यहाँ पर स्थित है लिगुरियन सागर। फिर यहाँ स्थित है मरमरा सागर, और यहीं स्थित है काला सागर। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो ईजियन सागर की अवस्थित है। इधर आएंगे तो आयोनियन सागर। फिर इधर आएंगे तो टिरिहिनियन सागर। फिर इधर आएंगे तो एलब्राउन सागर की अवस्थिति है। और यहाँ पर देखेंगे तो इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल हमको दृष्टिगत होगा, और इस तरफ है अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर हम देखेंगे तो फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, यहाँ पर अवस्थित है डेनमार्क, ये जटलैंड प्रायद्वीप है, जटलैंड प्रायद्वीप। फिर यहाँ पर देखेंगे तो हम एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक देश कहे जाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से यूरोप का महाद्वीप है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यूराल पर्वत अवस्थित है, जो कि एशिया और यूरोप को जोड़ने का कार्य करती है। और यूराल पर्वत से ही यूराल नदी निकलती है। आप लोग मैप को देख लीजिए, फिर उसके बाद इसके अंतर्गत जो चर्चाएं होंगी उसकी चर्चाएं हम करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, या पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे अर्ध महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। परंतु यहाँ पर बड़े पैमाने पर
सांस्कृतिक बहुलता, आर्थिक संपन्नता, राजनीतिक रूप से स्वशासित देशों के पाए जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। सांस्कृतिक भिन्नता, सांस्कृतिक बहुलता, आर्थिक संपन्नता बड़े पैमाने पर यहाँ पाई जाती है, इसलिए इसको महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं या एशिया महाद्वीप से यूराल पर्वत। अब देखेंगे एशिया महाद्वीप से यूराल पर्वत। अगर आप लोग मैप में ध्यान से देखेंगे तो यही आपको समझ में आएगा, जो कि यहाँ से हम उठाते हैं यूराल पर्वत, यूराल नदी, कॉकेसस पर्वत, फिर काला सागर, मरमरा सागर, इसके अंतर्गत जो जल संधि बनेगी डेंडलिस जल संधि, एजियन सागर आयोनियन सागर के मध्य कौन सा बनेगा? काला सागर, और मरमरा सागर से के मध्य बास्फोरस जल संधि। इसी प्रकार से हम क्रम से देखेंगे तो एशिया महाद्वीप से यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के बाद देखते हैं तो कॉकेसस पर्वत, काला सागर, क्रिच जल संधि, फिर उसके बाद आएंगे मरमरा सागर, इसके मध्य है बास्फोरस जल संधि, फिर उसके बाद हम आएंगे बास्फोरस के बाद मरमरा सागर, डेंटलिस जल संधि, फिर एजियन सागर की बात करेंगे। अब ये एशिया और यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत हमको ध्यान देना होगा कि एशिया के अंतर्गत हमारा यूराल पर्वत आता है, जो कि एशिया और यूरोप को जोड़ने का कार्य करता है। यूराल पर्वत, यूराल नदी, यहीं पर स्थित है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर की उपस्थिति है, फिर कॉकेसस पर्वत है, फिर उसके बाद हमारा आएगा कॉकेसस पर्वत के बाद काला सागर, क्रिच जल संधि यहीं पर स्थित है, फिर उसके बाद काला सागर और मरमरा सागर के मध्य फास्फोरस जल संधि है, मरमरा सागर और एजियन सागर के मध्य डेंड्रेलिस जल संधि है, फिर उसके बाद आते हैं एजियन सागर। तो यहाँ तक हम चर्चा कर दिए हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जिब्राल्टर जो संधि है उसे कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, इस्तांबुली ज्वालामुखी यहीं पर अवस्थित है। फिर हम इसी क्षेत्र में बात करते हैं ब्रिटिश द्वीप समूह की। हम जानते हैं कि जो ब्रिटेन क्षेत्र है यहाँ पर स्थित है स्कॉटलैंड, यहाँ पर स्थित है लंदन और यहाँ पर स्थित है वेल्स। ये ब्रिटेन के भाग हैं जिसे इंग्लैंड कहते हैं, और यहाँ स्थित है स्कॉटलैंड। यानी कि ब्रिटिश द्वीप समूह में हम दो भाग देखेंगे, एक तो देखेंगे ब्रिटेन को, एक तो देखेंगे यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं। तो ब्रिटेन के अंतर्गत हमारा आता है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स आता है। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत हम देखते हैं ब्रिटेन आता है प्लस उत्तरी आयरलैंड आता है। और ब्रिटेन के अंतर्गत जानते ही हो तीन आएगा, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ये तीन देश और एक चौथा देश क्या यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। तो आई होप आप लोगों को ब्रिटिश द्वीप समूह समझ में आया होगा। फिर इसी ब्रिटिश द्वीप समूह में हम बात करते हैं तो इंग्लिश चैनल व डोवर जल संधि अवस्थित है, और डोवर जो जल संधि है या इंग्लैंड व फ्रांस को अलग करती है। जो डोवर जल संधि है हमारा वह इंग्लैंड को फ्रांस से क्या कर रही है, अलग कर रही है, और यहाँ पर इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने का कार्य कर रही है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने का कार्य कर रही है कौन? डोवर जल संधि। फिर इसके अंतर्गत हम नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर में इंग्लैंड के तटीय क्षेत्र में अवस्थित साउथहैम्पटन नगर में दिन में 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है। 4 बार ज्वार 4 बार भाटा आता है कहाँ? साउथहैम्पटन में, इंग्लैंड में यहीं अवस्थित है साउथहैम्पटन नगर, जिसमें दिन में 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा बड़े पैमाने पर यहाँ पर आता है। तो ये बात हो गई इंग्लैंड के अंतर्गत बेसिक बातें। अब हम नेक्स्ट बातें सेम करते हैं। स्कॉटलैंड के मुख्य नगर एडिनबर्ग, एबरडीन और ग्लासगो है। स्कॉटलैंड में हम देखेंगे तो यहीं अवस्थित है एबरडीन,
एडिनबर्ग और ग्लासगो। यहीं पर मुख्य शहर अवस्थित हैं। आप लोग करंट अफेयर्स में ग्लासगो को बड़े पैमाने पर सुना होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, एबरडीन नगर मत्स्य एवं पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर फेमस है। एबरडीन किस लिए है? मत्स्य पालन प्लस पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर प्रसिद्ध है। तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो मैं इसको रिवाइज करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसी में ही। तो ग्लासगो जो एडिनबर्ग है वह जलपोत निर्माण के लिए जाना जाता है। ग्लासगो व एडिनबर्ग जलपोत निर्माण के लिए जाने जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो डॉगर बैंक द्वीप जो है यहीं पर स्थित है। डॉगर बैंक द्वीप मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। डॉगर बैंक, यहाँ से ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा का मिलन होता है, तो यहाँ पर एक प्लैंकटन क्षेत्र बनता है जो कि मछलियों का भोजन होता है। तो इसी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर यहाँ पर डॉगर बैंक की अवस्थिति है और यहाँ पर मत्स्य पालन बड़े पैमाने पर होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इंग्लैंड है वो ब्रिटिश द्वीप समूह का सबसे बड़ा देश है जिसकी राजधानी लंदन है। तो हमने बात किया इंग्लैंड जो है वो ब्रिटेन का सबसे बड़ा देश है और इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। और जो लंदन है वो थेम्स नदी के किनारे स्थित है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, औद्योगिक क्रांति की जन्मभूमि रहा है इंग्लैंड जो है। हम जानते हैं जो औद्योगिक क्रांति 1750 में हुई थी, 18वीं शताब्दी के मध्य में, वह इंग्लैंड से ही प्रारंभ हुई थी। उसके जो औद्योगिक नगर है वो है मैनचेस्टर, जिसे हम कपड़ा उद्योग के नाम से जानते हैं, बर्मिंघम, लिवरपूल, ये आपको मैप में दिखाई पड़ेंगे, लंकाशायर। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जैसे महत्वपूर्ण नगर अवस्थित है। ये आप लोगों को मैप में इंग्लैंड के अंतर्गत आपको दिखाई पड़ेगा, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लिवरपूल और लंकाशायर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंग्लैंड के पश्चिम में अवस्थित वेल्स देश की राजधानी कार्डिफ अवस्थित है। यहाँ पर अवस्थित है कार्डिफ, वेल्स की राजधानी देखेंगे कार्डिफ की अवस्थिति है। यह कैम्ब्रियन शिखर की अवस्थिति है। इसी पर्वत चट्टान के नाम पर आधार वर्ष मानकर पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त चट्टानों की आयु का निर्धारण किया जाता है। अब हम बात करें फेनो स्कैंडिनेवियन देश के बारे में। कौन स्कैंडिनेविया देश में आता है, कौन से स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिनो स्कैंडिनेविया देश, हम जानते हैं कि यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में अवस्थित क्या है, स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी। स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी की अवस्थिति कहाँ पर, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में। अब हम फिनो स्कैंडिनेविया देश देखते हैं। स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी की अवस्थिति है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में। और स्कैंडिनेविया देश देखते हैं, स्कैंडिनेविया देश में कौन कौन से आएंगे, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और यहाँ पर एक और देश आएगा, उसका नाम है आइसलैंड, जो यहाँ पर स्थित है। और इसी में अगर हम मिला दें तो ये हो जाएगा फिनो स्कैंडिनेविया। इसमें किसको मिला दें, फ्रांस को, फ्रांस नहीं फिनलैंड को। जिसे लग नहीं रहा है फिनो स्कैंडिनेविया देश, तो इसमें फिनो का मतलब फिनलैंड, अगर मिल जाएगा तो फिनो स्कैंडिनेविया देश हो जाएगा। या स्कैंडिनेविया देश में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड आ जाएंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन्हीं को ही नॉर्डिक देश के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्डिक कंट्री, जिसे आप लोग नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये तो जानते ही होंगे। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं आइसलैंड की। आइसलैंड की जो राजधानी रेकजाविक है वो पूरे महाद्वीप की सबसे उत्तर राजधानी है।
आइसलैंड की राजधानी उत्तर रेकजाविक सबसे उत्तरी राजधानी है विश्व में। एग्जाम में आएगा कि पूरे विश्व की सबसे उत्तर में कौन सी राजधानी अवस्थित है, वो आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक अवस्थित है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्वे की बात करते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और ओस्लो में ही आप लोग जानते होंगे शांति का नोबेल पुरस्कार यहीं दिया जाता है। बाकी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, जबकि जो ओस्लो है उसमें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और यह जो नॉर्वे है वो स्कैंडिनेविया रेंज है के पश्चिम में अवस्थित है। इसकी अगर अवस्थिति देखेंगे फिर इसको नेक्स्ट बात करते हैं। नॉर्वे के जो तट हैं वो कुछ तट कटे फटे की तरह हैं, कटे फटे की तरह हैं, इसलिए इनको कहा जाता है फियोर्ड तट। फियोर्ड तट। तो फियोर्ड तट क्या होते हैं? कटे फटे तटीय क्षेत्र को फियोर्ड तट कहते हैं। ये बड़े पैमाने पर हिमानीकरण की प्रक्रिया के दौरान इसका निर्माण होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नॉर्वे यूरोप में मत्स्य एवं पेट्रोलियम उत्पादन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्रमुख नगरों में ट्रांसो, त्रोमदिन और बर्जेन अवस्थित है। प्रमुख नगर की बात करें ट्रोम्सो, बर्जेन और त्रोंदिम। आप लोग मैप में देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, यहाँ पर नोबेल पुरस्कार का वितरण होता है। और स्वीडन जो है उत्तर में अवस्थित स्वीडन के किरुना गैलीवर नगर है, वहां पर लौह अयस्क की सबसे बड़ी खानें हैं। लौह अयस्क की क्या है? सबसे बड़ी खानें किरुना और गैलीवर क्षेत्र में, जहां से उच्च गुणवत्ता का लौह अयस्क का प्राप्त होता है। यहाँ से क्या होता है? उच्च गुणवत्ता का लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम इसमें नेक्स्ट बातें करते हैं फिनलैंड की। तो फिनलैंड की बातें करते हैं तो फिनलैंड की राजधानी जो है हेलेसिंकी है। और फिनलैंड को कहा जाता है हजारों झीलों की भूमि। अंगुली नुमा झील पाए जाते हैं, इसलिए हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसमें फिनलैंड यूरोप में शीतोष्ण काष्ठ कर्तन टेम्परेट लंबरिंग का सबसे बड़ा केंद्र है। फिनलैंड किस लिए शीतोष्ण काष्ठ कर्तन के लिए यूरोप में प्रसिद्ध है। अब इसको नोट कीजिए आप लोग, हम इरेज करें फिर नेक्स्ट बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के उत्तरी भाग में लेप्स जनजाति निवास करती है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में जो जनजाति है वह लेप्स जनजाति है, इसलिए इसको लेप्स लैंड के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें तो कोला प्रायद्वीप से संलग्न रूसी प्रायद्वीप में मरमास्क बंदरगाह अवस्थित है। वहीं पर स्थित है कोला प्रायद्वीप, जो कि रूस का भाग है, यहीं से संलग्न है मरमास्क बंदरगाह। और यह जो मरमास्क बंदरगाह है ये उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है, आर्कटिक क्षेत्र में। तो मरमास्क बंदरगाह आप लोग सोचेंगे कि यह बंदरगाह कैसे संचालित होता होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्वेजियन जलधारा प्रवाहित होती है, जो कि एक गर्म जलधारा है। इसी कारण से यहाँ पर वर्ष भर आपको बंदरगाह का संचालन दृष्टिगत होगा, क्योंकि नॉर्वे जो जलधारा होती है वो गर्म जलधारा है, उष्ण जलधारा है, और वह जो नदियाँ हैं उसको प्रभावित करती रहती है, तो इसलिए यहाँ पर बंदरगाह संचालित होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डेनमार्क की जो स्थिति है वो
जटलैंड प्रायद्वीप पर अवस्थित। हमने बताया था कि जो डेनमार्क है इसकी राजधानी जो है कोपेनहेगन है, और जो ये अवस्थित है जटलैंड प्रायद्वीप पर है। और उसकी जो इसकी आर्थिक क्रिया है वह क्या है, सहकारी विपणन संबंधित सहकारी देश की संज्ञा दी जाती है। जो इसकी आर्थिक क्रिया है वो है पशुपालन से दुग्ध उत्पाद बड़े पैमाने पर। और यहाँ पर डेनमार्क अपनी ऊर्जा की आपूर्ति बायोमास ऊर्जा से करता है। जब बड़े पैमाने पर पशुपालन होगा तो यहाँ पर गोबर गैस प्लांट बनाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऊर्जा की जो पूर्ति वो बायोगैस एनर्जी से डेनमार्क करता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, इसलिए डेनमार्क को चारा देश की भी संज्ञा दी जाती है। फिर हम बात करते हैं डेनमार्क एवं इसके दक्षिण में अवस्थित जर्मनी के मध्य क्या अवस्थित है, कील नहर की अवस्थिति है जर्मनी के मध्य। डेनमार्क व जर्मनी के मध्य कील नहर की अवस्थिति है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेनमार्क और जर्मनी के मध्य कील नहर की अवस्थिति है। अब हम यहीं तक यूरोप के क्लास को रखेंगे, इसको पार्ट 1 बनाते हैं और इसकी नेक्स्ट चर्चा आपकी अगली क्लास में होगी। तो आई होप आप लोगों को भूगोल की क्लास में मजा आ रहा होगा, यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे और अपने एटलस से जुड़े होंगे। तो यहीं पर आपकी क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत भौतिक विभाजन इसके चर्चा करेंगे और देशों की भी चर्चा करेंगे और उसकी राजधानियों को भी देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।